गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, पिछली क्लास में डाटा कलेक्शन पर हमने चर्चा की और डाटा कलेक्शन में मैंने आपको डाटा का मीनिंग, आंकड़े किसे कहते हैं और सोर्स ऑफ डाटा, आंकड़ों के स्रोत, कैसे हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, किन किन माध्यमों से हम आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, जिसमें आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा, दोनों पर मैंने विस्तार से आपका एग्जाम्पल देकर, अनेक मॉडल लेकर आपको उनसे परिचय करवाया। आपको यह भी बताया कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस होता है, उनमें क्या अंतर होता है, प्राइमरी डाटा का प्रयोग हम कब करते हैं और सेकेंडरी डाटा का प्रयोग हम कब करते हैं, या किन परिस्थितियों में प्राइमरी फंक्शन का यूज करना चाहिए और किन कंडीशंस में या किन परिस्थितियों में सेकेंडरी डाटा का यूज करना चाहिए। ये सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में बड़े विस्तार से अनेकों उदाहरण लेकर आपको बताया। आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि हम आंकड़ों को कैसे संग्रहित करते हैं, हम आंकड़ों को कैसे संग्रहित करते हैं, उनको कैसे इकट्ठा करते हैं और उसके मेथड क्या है। तो छात्रों, यहां आंकड़ों को एकत्रित करने की जब बात आती है, कोई भी समस्या को लेकर जब आपको काम दिया जाएगा तो उस स्थिति में आप अनुसंधान करता होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, आप शोधकर्ता होंगे, रिसर्चर होंगे आप, क्योंकि समाज में नवीन समस्याएं आती रहती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए शोधकर्ता अपना काम करता रहता है। नए नए इनोवेशंस, नए नए परिवर्तन, नए नए नवाचार जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो हमारे सामने नए टूल्स, नई तकनीक्स आ रही हैं, नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, ये जो परिणाम है ये सारा रिसर्च का ही परिणाम है। और रिसर्च की जो विषय वस्तु है वो फैक्ट्स हैं, आंकड़े। तो यहां हमें ये आना चाहिए कि हम किसी समस्या के संदर्भ में जब आंकड़े या तथ्य जुटाते हैं तो उनको हम संग्रहित कैसे करें। तो किसी भी आंकड़े को एकत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण और प्रबल जो साधन बनता है वो बनता है प्रश्नावली, अनुसूची। कई बार प्रश्नावली या अनुसूची जो होती है वो उत्तरदाता द्वारा भर ली जाती है, कई बार इसको अनुसंधानकर्ता खुद भरता है। तो यहां हम व्यापक तौर पर जब इसकी मीनिंग को समझेंगे तो यहां प्रश्नावली और अनुसूची में सामान्यतः कुछ डिफरेंस निकल कर आएगा। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं उस प्रश्नावली को भरता है तो वो अनुसूची कहलाती है, शेड्यूल। और जब उस क्वेश्चनियर को, उस प्रश्नावली को उत्तरदाता खुद भरता है तो वो प्रश्नावली होती है, क्वेश्चनियर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, ये आपको अंतर समझना होगा। अब छात्रों, बात ये आती है कि कोई भी समस्या हमारे सामने जब बनती है तो उस समस्या के लिए हम एक क्वेश्चनियर तैयार करते हैं, एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, प्रश्नावली का निर्माण करते हैं और उस प्रश्नावली में लोगों के विचारों को, उनके द्वारा बताई गई घटनाओं को तथ्यात्मक तरीके से एकत्रित करते हैं। अब बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में है, जैसे कोविड का जो टाइम है, इसमें ही हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। कल भी मैंने उदाहरण देकर आपको बताया था कि भारत सरकार ने इस प्रकार का सर्वे करवाया कि इस मंथ में, सितंबर वाले महीने में स्कूल ओपन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसमें बालक और अभिभावकों की क्या राय है। प्रॉब्लम थी कि स्कूल यदि हम ओपन कर देंगे तो संक्रमण बढ़ सकता है, और यदि स्कूल ओपन नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके शिक्षा के अधिकार से हम वंचित कर रहे हैं। तो अब डिसीजन लेना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों बातें ही, एक तरफ जीवन के विकास की बात आती है, एक तरफ जीवन को बचाने की बात आ रही है। तो जीवन को बचाया जाए या जीवन को विकसित किया जाए, दो समस्याएं मेरे सामने एक साथ आ गई। अब हमें क्या करना होगा। अब इस संदर्भ में ये जो प्रॉब्लम आया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ेगा, और स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारे तथ्य जुटाएंगे। हम सैंपलिंग मेथड से पूरे देश में इस सर्वे को करवाएं कि वास्तव में अभिभावक क्या चाहता है, स्टूडेंट्स क्या चाहता है, कि वो स्कूल में जाना चाहता है या जब तक वैक्सीन हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक नहीं जाना चाहता। तो
तो इस तरह हमने एक बड़ा क्वेश्चन बनाया। उसमें पूछा गया कि आप स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, आंशिक रूप से हैं या पूर्ण रूप से हैं या किस रूप में है? स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, कोई नई विधि के साथ खुलने चाहिए या कुछ संशोधन करके खुलने चाहिए, या एक सामान्य में जैसे स्कूल खोले जाते हैं वैसे खुलने चाहिए, या 11-12 के स्कूल ओपन किए जाए या 9-10 के भी किए जाए, या 1 से 5 तक के बच्चों का भी खुलना चाहिए, या इस वर्ष 1 से 5 तक के बच्चों का 0 सेशन कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, उनको स्कूल बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए। ये बहुत सारी समस्या हमारे सामने है। अब इनका समाधान एक व्यक्ति नहीं दे सकता क्योंकि ये सामूहिक राय है। इसके लिए हमने क्वेश्चनर का निर्माण किया, बहुत सारे प्रश्न बनाए और उन प्रश्नों का हमने ई कांटेक्ट के माध्यम से, उसमें आपका नेट बैंकिंग भी हो सकता है, उसमें आप मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, ई अलर्ट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये विभिन्न प्रकार की व्हाट्सएप, ये सोशल साइट्स हैं, इनके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स जो है, उनके माध्यम से हम इस सर्वे को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमने, या जो चैनल चलाने वाले लोग हैं उन्होंने सर्वे करवाया, भारत सरकार ने सर्वे करवाया, राजस्थान सरकार ने सर्वे कराया और उसके तथ्य हमारे सामने आए और उन तथ्यों के आधार पर फिर हमने रिपोर्ट बनाई और उसका एक निश्चित परिणाम हमारे सामने आया कि स्कूल खोले जाने चाहिए। उसमें राय, विभिन्न प्रकार से जो राय आ रही है वो इस तरीके से आ रही। पहले फेज में 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का स्कूल ओपन होना चाहिए। यदि उनमें संक्रमण बढ़ता है तो उसको फिर वही ड्रॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। और यदि वो सुचारू रूप से व्यवस्था आगे बढ़ जाती है तो उसके 15 दिन बाद हम 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का स्कूल ओपन करें। फिर उनमें संक्रमण की स्थिति को देखेंगे कि वास्तव में उसका प्रभाव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और यदि नेगेटिव आ रहा है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। फिर हम उसके 15 दिन बाद 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के स्कूल ओपन करेंगे। तो ये निर्णय जो हमने लिए विस्तृत रूप से वो तथ्यों के आधार पर लिए, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर लिए। यदि हम इन निर्णयों को वैसे ही लेने लग जाते कि आप खोल दीजिए या बंद कर दीजिएगा तो उसका परिणाम बहुत घातक हो जाता हमारे लिए। इसलिए स्टैटिस्टिक्स इस प्रकार की समस्याओं में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले, चूंकि आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के छात्र हैं, आपके जीवन में ये बहुत अधिक काम आने वाला विषय है और वहां आपको किसी भी समस्या के संदर्भ में एक प्रश्नावली का निर्माण करना आना चाहिए कि प्रश्नावली कैसे बनाई जाए। तो छात्रों, कोई भी प्रश्नावली बनाए, आप किसी भी समस्या को लेकर आपसे जैसी प्रश्नावली बनती है आप बनाने का प्रयास करें। उसमें कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, उन बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्नावली निर्माण में कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु है इसमें कि प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रश्नावली में आपने प्रश्नों की संख्या ज्यादा बना दी तो उस स्थिति में उत्तरदाता अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। उत्तरदाता होता है जो समस्या को जानता है और समस्या के बारे में आपको जवाब दे रहा है। सर्वे करता होता है वो समस्या के संदर्भ में आंकड़े जुटाने वाला व्यक्ति। एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उत्तरदाता है जिस पर आप काम कर रहे हैं और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो कोई भी प्रश्नावली आप बनाएंगे तो उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपने प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या ज्यादा दी है, ज्यादा बनाया है, तो उत्तरदाता उसमें रुचि नहीं दिखाएगा। किसी भी प्रश्नावली में 10 से 15 प्रश्न होने चाहिए। इससे ज्यादा प्रश्न यदि आप बनाएंगे तो वो प्रश्नावली अरुचिकर हो जाएगी। उसमें उत्तरों की आवृत्ति आने, उसकी फ्रीक्वेंसी आने की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए प्रश्नावली का जो स्वरूप है वो छोटा होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या यथा तथ्य स्पष्ट होनी चाहिए। किसी प्रकार का ओवरराइट नहीं होना चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तथ्य की दृष्टि से उसको स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। यदि किसी प्रकार का आपने उसमें अशुद्धता लिख दिया या प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया या किसी प्रकार की अन्य प्रकार की मिस्टेक कर दी तो उत्तरदाता उसका सही जवाब आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए साफ सुथरा और स्पष्ट, तथ्यात्मक दृष्टि से भी स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए उसके अंदर, ताकि उत्तरदाता उसको समझ सके और एक अच्छे तरीके से जवाब दे सके। एक प्रश्नावली के अंदर प्रश्नों का जो क्रम होगा वो भी यथोचित तरीके से होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। जो प्रश्न जहां पूछा जाना है
उसी क्रम में इस प्रश्न को आपको बनाना है। आप क्वेश्चनों को एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हुए, जोड़ते हुए, एक के बाद एक पहले आप सिंपल क्वेश्चन डालें ताकि उत्तरदाता उसमें रुचि दिखाए और फिर धीरे धीरे उसको आप विशिष्टता की ओर ले जाए, कठिन प्रश्नों की ओर ले जाए। यदि आपने शुरू में ही इस प्रकार के प्रश्न डाल दिए जो बड़े कठिन है, उत्तरदाता को उत्तर देने में बड़ी संकोच कर रहा है, जवाब नहीं बन पा रहे हैं उससे, तो फिर आपका जो सर्वे है उसके सही परिणाम नहीं आएंगे। तो आपको एक व्यवस्थित क्रम में अच्छे तरीके से प्रश्न डालने चाहिए, एक ऑर्डर में, निश्चित व्यवस्था में उन प्रश्नों को डालना चाहिए जिससे उत्तरदाता सही तरीके के जवाब दे सके। देखिए छात्रों, आपकी बुक में इसका एक उदाहरण दिया गया है कि दो प्रश्नों के बीच में कैसे भेद किया गया है। तो आप आपकी बुक में एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा गया है, गलत तरीका क्या है, क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? ये प्रश्न है, क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? मतलब बिजली की यूनिट जो आपकी 5-7 रुपए आ रही थी उसको बढ़ाकर 8 रुपए कर दिया, 10 रुपए कर दिया, तो क्या ये उचित है? इसके बाद इसके दूसरा क्रम का जो प्रश्न है वो है, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? ये दो प्रश्न है, पहले जो मैंने पहले बोला तो पहले नंबर पर है और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला है दूसरे नंबर पर है। तो ये क्रम क्वेश्चनों का सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? पहले आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए था इसमें कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? तो वो आपको हाँ या ना में जवाब देगा कि यदि इनके रेगुलर लाइट आ रही है तो हाँ, और यदि रेगुलर लाइट नहीं आ रही है तो ना। अब उसके बाद जब उसका आपको पॉजिटिव साइन में आंसर मिलता है तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आपके, जब आपको लाइट रेगुलर मिल रही है, आप उस सुविधा का आनंद ले रहे हैं, तो उसमें उसके प्रभाव में वृद्धि करना उचित है? तो सुतेक क्या देगा, जब हमें सुविधा सरकार के द्वारा मिल रही है तो फिर उसके बिलों को बढ़ा देना चाहिए, उसकी यूनिट्स को बढ़ा देनी चाहिए, वो सहमत हो जाएगा। लेकिन आप पहले ही इस बात को पूछ नहीं रहे कि लाइट सही आ रही नहीं आ रही। यदि ऐसा हो जाए कि वो लाइट ही सही नहीं आ रही हो, नियमित रूप से बिजली नहीं आ रही हो, तो फिर आप कहेंगे बिलों को बढ़ा, यूनिट्स को बढ़ा दिया जाए, तो आपके ऊपर उत्तरदाता भड़क जाएगा, आपको सही जवाब नहीं देगा। वो आपको ऐसा जवाब देगा रूडली कि आप खुद उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि वास्तव में उत्तरदाता चाहता क्या है। तो पहले से सही तरीके का क्वेश्चन पूछना है, फिर उसके बाद उसकी विशिष्टता वाला क्वेश्चन पूछना है। तो यहां कहने वाला ये कि जो प्रश्न है उनका क्रम स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ यदि हम बात करें तो इसमें अगला यदि हम प्रश्न देखें यहां पर, तो आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग, अगला हमारा क्वेश्चन है, अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली में जो प्रश्न बनाए उसमें एक प्रश्न के अनेक अर्थ निकल जाए या स्पष्ट हो, उत्तरदाता उसे नहीं समझ पाए कि वास्तव में पूछ क्या रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें सही जानकारी मिलना संभव नहीं होगा। इसका उदाहरण दिया गया है, देखो यहां पर, और ये कहा गया है कि क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं? क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हो? अब ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है। बहुत पैसे का मतलब आप 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए कितना खर्च करते हैं? बहुत में तो कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा कि ज्यादा है या कम है। तो कहने का ये प्रश्न अनेकार्थक में है और स्पष्ट में नहीं है। प्रश्न क्या होना चाहिए? प्रश्न होना चाहिए कि आप प्रति माह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं, और विकल्प दे दें हम 200 रुपए से कम, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, ये 4 विकल्प आपको दे दिए गए। अब वो आपको बता देगा कि 200 से कम करता है 200 पे टिक लगा दीजिएगा, 500 से ज्यादा करता है तो 500 से 1000 के बीच में टिक लगा दीजिएगा। तो वहां से एक सार्थक आंकड़ा हमें मिलेगा। इसलिए प्रश्नों का स्पष्ट होना और एक अर्थ होना जरूरी है। इसके अलावा यदि अपन बात करें यहां पर कि प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए, दोहरी नकारात्मकता वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन के शुरुआत में नेगेटिविटी यदि आ गई तो उत्तरदाता उसका सही रेस्पॉन्स आपको नहीं देगा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें यहां पर, तो देखिएगा यहां प्रश्नों में कहा गया है कि क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए? क्या आप ऐसा नहीं सोचते, नहीं आ गया, नकारात्मकता आ गई ना, कि धूम्रपान को बंद कर दिया जाना चाहिए, निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए?
तो ये प्रश्न गलत है क्योंकि इसमें नकारात्मकता आ रही है। तो प्रश्न क्या होना चाहिए? सही प्रश्न होगा इसमें कि क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान निषिद्ध करना चाहिए? तो कहेगा यस, क्योंकि बुराई है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें हैं, आपको और भी बहुत सारी बातें आएंगी, इसके अंदर भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का प्रश्न के अंदर संकेत नहीं होना चाहिए। यदि आपने उत्तरदाता को प्रश्न में संकेत दे दिया तो उस संकेत से प्रभावित होकर वो जवाब देगा और एक सही उसका जो विचार है मन का वो नहीं आएगा। जैसे, क्या आप अच्छी गुणवत्ता की चाय पीते हो? अब आपने इसमें संकेत क्या दे दिया कि जब चाय अच्छी गुणवत्ता की है तो कौन मना करेगा भाई, अच्छी गुणवत्ता की चाय हम पीते हैं, सही है, तो उसका जवाब यही आएगा। हाँ, आप ये पूछे उससे कि आप किस प्रकार की चाय पीते हैं, आप कौन से ब्रांड की चाय पीते हैं, जब भी तो पता लगेगा हमें कि ये ब्रांड पी रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है बुरी है। आप पहले इसमें गुणवत्ता की बात कर रहे हो तो निश्चित तौर पर उत्तरदाता उससे प्रभावित हो जाएगा, संकेत उसको मिल जाएगा और वो आपको एक सही तरीके का जवाब नहीं दे पाएगा। तो छात्रों, कोई भी प्रश्नावली आप किसी समस्या से संबंधित बनाए, वहां इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, यथातथ स्पष्ट होने चाहिए प्रश्नों का जो क्रम है वो अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, प्रश्नावली सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, नकारात्मकता का बोध नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के संकेत प्रश्नावली में नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखकर आप प्रश्नावली बनाएं और उस प्रश्नावली को लेकर फील्ड में जाकर आप काम करें। इसके बाद अगले वीडियो में अपन इससे आगे जो हमारी विषय वस्तु है, आंकड़ा संग्रह करने की विधियां, उन पर चर्चा करेंगे, प्रश्नावली के गुण दोष, उन विधियों के गुण दोष पर चर्चा करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही आपको बता रहे हैं। धन्यवाद।